शुरू हो गई थी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से पाठ 6 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है रक्त और हमारा शरीर, और जिसके लेखक यतीश अग्रवाल हैं। इसमें यतीश अग्रवाल ने हमें हमारा रक्त है वो कैसा है, और हमें कितनी उम्र के बाद में रक्त का दान देना चाहिए, और हमें उसके लिए जो रक्त के वीर सिपाही किन्हें कहा गया है, बीमाणु क्या काम करते हैं, और पेट में कीड़े हो जाते हैं तब हमें क्या खाना चाहिए, और क्या हमारे उपाय करने चाहिए, सारी बातें हैं ये हमें बताई गई है। और किस कमी से हम एनीमिया की कमी से हमारे शरीर में क्या हो जाता है, और उस कमी को पूरा करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए, कि इस तरह की बातें हैं जो हमें इस पाठ में बताई गई है। तो सभी स्टूडेंट अपने बुक निकाल लीजिए, और आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक से पाठ 6 का अध्ययन करेंगे, रक्त और हमारा शरीर। हाथ में सभी पेंसिल भी लेंगे ताकि हम उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित कर सकें जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। तो स्टूडेंट सभी अपनी बुक निकाल लेंगे। हम पढ़ते हैं रक्त और हमारा शरीर। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूं तो वह शुरू से ही कमजोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। दिव्या है वो अनिल की छोटी बहन है। दिव्या कौन है? अनिल की छोटी बहन है। एक छोटा प्रश्न बन रहा है अपना, हम इसको अंडरलाइन करेंगे। दिव्या अनिल की छोटी बहन है, इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे। फिर वह, यूं तो वह शुरू से ही कमजोर है, यानी वह शुरू से ही क्या है, शरीर से कमजोर है, लेकिन कुछ दिनों से क्या हो रहा है, उसे हर समय थकान सी महसूस होती है, यानी हर समय वो थकी थकी सी रहती है, और मन किसी काम में नहीं लगता, उसका मन है वो किसी भी काम में नहीं लगता है। भूख भी पहले से कम हो गई है, जो उसकी भूख है वह भी पहले से कम हो गई है। इशिता अपना आप बंद करो बेटा, कैमरा बंद कर दो अपना। कि पहले से उसकी जो भूख है वह भी कम हो गई है, और मन किसी काम में नहीं लगता, उसका मन है वो किसी भी काम में नहीं लगता है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी आ गई है। फिर दिव्या को जब अस्पताल में दिखाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि हो सकता है इसको दिव्या के शरीर में रक्त की कमी आ गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या की रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। जैसे कहा कि जब इशिता को डॉक्टर को दिव्या को जब डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर को ऐसा लगा कि इसमें रक्त की कमी आ गई है, इसके शरीर में खून की कमी आ गई है, तो इसके लिए हम इसकी जांच करवाते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए एक जो पास में एक कमरा बना हुआ था जहां पर रक्त की जांच होती थी वहां पर भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। जहां पे वो गया था अनिल, वहां पर उसको अपनी ही जान पहचान की एक डॉक्टर है दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल कैसे आना हुआ। चूंकि वह डॉक्टर दीदी थी, वह अनिल को जानती पहचानती। जब डॉक्टर ने दिव्या को दिखाने के लिए पास वाले कमरे में भेजा तो वह दीदी उसे जान रही थी, तो उसने अनिल से पूछा कि आपका यहाँ कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। तब अनिल ने कहा कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है, कि डॉक्टर को ऐसा संदेह है कि इसमें खून की कमी आ गई है, इसलिए उन्होंने आपके पास में इसकी जांच करने के लिए भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की अंगुली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशे में डाल
डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। जब उन्होंने सुना दीदी ने कि डॉक्टर ने ऐसा कहा है, तो इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने क्या किया कि उसकी उंगली से कुछ रक्त की कुछ बूंदें निकाली और एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल रिपोर्ट ले जाना। और फिर वह अनिल से बोली कि अनिल तुम कल आना और अस्पताल से अपनी रिपोर्ट जाना। मैंने मतलब जो बूंदे हैं वो उसकी रक्त की कुछ बूंदों की वो जांच कर लूंगी और फिर तुम कल आना और इसकी रिपोर्ट लेकर चले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे में आवाज दी। अगले जब उन्होंने कहा डॉक्टर दीदी ने दीदी ने कि कल तुम आ जाना, तो फिर अगले दिन है वो अनिल है समय पर पहुंचता है और उन्होंने डॉक्टर दीदी के कमरे में दस्तक देता है। भीतर से आवाज आई आ जाओ। तो भीतर से डॉक्टर दीदी है वो कहती है कि आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। तो डॉक्टर दीदी जब अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो यह पाती है कि डॉक्टर दीदी है वो सूक्ष्मदर्शी द्वारा, एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र होता है उसके द्वारा स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। दीदी ने उसे इशारा किया कि यहाँ बैठ जाओ, यानी पास में कुर्सी रखी हुई थी तो उस पर बैठने के लिए उसको इशारा किया तो वह अनिल है वहां पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया है, चिंता की कोई बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। स्लाइड की जब जांच पूरी हो गई तो उन्होंने डॉक्टर दीदी ने क्या किया, साबुन से हाथ धोया और हाथ धोकर तौलिए से पोंछती भी वह बोली कि अनिल कोई खास बात नहीं है, दिव्या को एनीमिया है और चिंता की कोई बात नहीं है, कुछ दिन दवाई लेगी तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई, वह बोला दीदी एक सवाल पूछूं। तो जब डॉक्टर दीदी ने ये बताया कि इसे एनीमिया है तो उसके मन में एक तरह का सवाल, एक तरह की जिज्ञासा हुई, यानी जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा हुई। तो वह अपने दीदी डॉक्टर दीदी से पूछता है कि मैं एक सवाल पूछूं आपसे, एक प्रश्न पूछूं मैं आपसे। हाँ हाँ क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। तो डॉक्टर दीदी ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, पूछ सकते, पूछो क्या पूछना चाहते हो। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी, उसने पूछा। तो उसने कहा कि दीदी आप मुझे बता रहे हो कि दिव्या को एनीमिया है, तो एनीमिया से मतलब क्या है आपका, मैं ये जानना चाहता हूँ। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। तो डॉक्टर दीदी ने कहा कि यदि तुम्हें जानना है कि एनीमिया क्या होता है तो इसके लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, तुम्हें रक्त के ब्लड के बारे में जानना होगा कि यह क्या होता है। डॉक्टर दीदी ने कहा, फिर बोली अनिल देखने में रक्त लाल द्रव्य के समान दिखता है। डॉक्टर दीदी ने कहा कि देखो कहा और बोली अनिल देखने में जो रक्त है वो लाल द्रव्य के समान दिखता है कि वो जो रक्त होता है वो लाल किसी द्रव्य के समान दिखता है, और किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। किंतु यदि हम इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें, यह सूक्ष्मदर्शी यंत्र जिसे चित्र में दिखाया गया है कि यदि हम फिर इससे देखें तो सूक्ष्मदर्शी यानी कोई भी सूक्ष्म चीजें होती है, छोटी चीजें होती है, वो सूक्ष्मदर्शी यंत्र से दिख जाती है। तो वो कह रहे हैं कि सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने से तो ये किसी भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल कुछ सफेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें विमाणु प्लेटलेट कण कहते हैं। तो वो कहते हैं कि मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। जो हमारा रक्त है इसके दो भाग होते हैं। एक भाग तो वह होता है जो तरल है, यानी जो लिक्विड है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। और दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं,
और दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, जिसमें कुछ लाल होते हैं, कुछ सफ़ेद होते हैं और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता, कि कुछ लाल होते हैं, कुछ सफ़ेद होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनका कोई रंग नहीं होता, जिन्हें बिंबाणु प्लेटलेट कण कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? विषाणु प्लेटलेट कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं, कि ये जो कण होते हैं, जिसमें बताया था कि वह भाग जो तरल होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, तो ये कण हैं वो प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई। तो इतना कहकर जो डॉक्टर दीदी थी उसने एक सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगा दी, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये है लाल रक्त कण। कि देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा, कि ये सूक्ष्मदर्शी द्वारा तुम्हें देखने पर जो तुम्हें कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। नवनीत सर को बुला के ला। तो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये है लाल रक्त कण। ये लाल रक्त कण होते हैं। स्लाइड देखे मानो आश्चर्य से उछल पड़ा। जब उसने अनिल ने जब स्लाइड देखी तो स्लाइड देखकर वो आश्चर्य से उछल पड़े। अनिल, रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण की तो वो बोला कि रक्त की एक बूंद में, कि रक्त की ये एक बूंद है, इतने इतने सारे कण हैं। नवनीत सर को भेजना, देवांशु को भेज, नवनीत सर को। इनकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी मोटी बालूशाही रख दी गई हो। तो स्लाइड जब देखता है वो, तो देखकर आश्चर्य से उछल पड़ता है और कहता है, अनिल, रक्त की बूंद में इतने सारे कण की एक रक्त की बूंद है, इसमें इतने सारे कण हैं। इनकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता, कि इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता कि रक्त की बूंद में इतने सारे कण होते हैं। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि मानो बहुत सी छोटी मोटी बालूशाही रख दी गई हो। कि इन्हें देखकर क्या लग रहा है कि इसमें बहुत ही छोटी मोटी है वो बालूशाही रख दी गई हो। हाँ दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं। तो वो बोलता है कि हाँ दीदी, लाल कण होते हैं, वो बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी बीच में डूबे हुए। कि गोल होते हैं और अवतल है, बीच में डूबे हुए होते हैं। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों होती है। रक्त की जो एक बूंद भी होती है, इसमें इनकी संख्या है वो लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त ले तो इसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त लें तो इसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। यानी हम यदि रक्त की 1 मिलीलीटर रक्त ले ले तो इसमें कितने कण दिखाई देंगे? हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। अंडरलाइन करेंगे हम लोग इसको, कि 1 मिलीलीटर रक्त में इनके जो कितने कण दिखाई देते हैं, रक्त के कितने कण दिखाई देते हैं। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त ले तो हमें 40 से 55 लाख कण हैं वो मिलते हैं। यहाँ से अंडरलाइन कर लेंगे, 1 मिलीलीटर से लेके मिलेंगे, यहाँ तक अंडरलाइन करेंगे। और इनके कारण ही हमारे रक्त लाल रंग का नजर आता है। और किसके कारण? हमारा जो ब्लड है, हमारा जो खून है, हमारा जो रक्त है, उसका रंग है वो लाल नजर आता है। इन्हीं लाल कणों के कारण है, इन्हीं लाल कण के जो कणों के कारण हमारा जो रक्त है वो लाल नजर आता है। और इनकी संख्या, लाल कणों की संख्या कितनी रहती है? 1 मिलीलीटर रक्त में 40 से 55 लाख होते हैं। और इसके कारण ही हमारे रक्त है वो लाल रंग का नजर आता है। यहाँ तक अंडरलाइन कर लेंगे हम लोग कि लाल रक्त का नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से
जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं होते, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। ये कहते हैं कि ये जो सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो, कि सांस लेने पर हम जो ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। कि ये जो कण होते हैं ये हमारे शरीर के हर हिस्से में जो ऑक्सीजन है वो पहुंचाते हैं। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। इनका जीवन काल कितने होता है? लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ अगले दिन। लेकिन ये इनका जीवन काल है वो लगभग कितना होता है? 4 महीने होता है। और 4 महीने के होते होते ये क्या हो जाते हैं? अपने आप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज होंगे, कुछ कल होंगे और कुछ अगले दिन होंगे। यानी ये जो कण है ये 4 महीने जैसे ही होते हैं, तो 4 महीने के होते होते धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, एक साथ में नहीं होते हैं। कुछ आज होंगे, कुछ कल होंगे और कुछ से आने वाले कुछ अगले दिन होंगे, इस प्रकार से। तो हम ये भी अंडरलाइन करेंगे, ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है और 4 महीने के होते होते नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ अगले दिन। यहाँ तक अंडरलाइन करेंगे कि इन लाल कणों का क्या काम है और ये क्या करते हैं और इनका जीवन काल कितना होता है। अगर छोटे प्रश्न भी बने तो इनका जीवन काल कितना होता है? इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। और इनका काम क्या होता है? ये सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम ये करते हैं। आगे पढ़ते हैं। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे। तब उसके अनिल की जिज्ञासा हुई कि ये धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, तो फिर ये कुछ महीनों में खत्म हो जाते होंगे। अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी। अनिल ने जब ये बात कही तो डॉक्टर दीदी थी, वह धीरे से मुस्कुरा उठी। वह बोली, नहीं ऐसा नहीं होता। वह बोली, ऐसा नहीं होता है। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते, कि हमारे शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। कि जो नष्ट हो गए हैं उन कणों का स्थान लेते हैं। यानी हमारे शरीर में जो कण बनते रहते हैं और वो कण नष्ट हो गए तो उन जो नष्ट हुए उनके स्थान पर नए कण बन जाते हैं और उनका स्थान, पुराने कणों का स्थान है वो ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। हमारे हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं। यानी इस तरीके से बहुत से, जिस तरह से कारखानों में चलाने के लिए तरह तरह की मशीनरी बनती है, वहाँ पे उपकरण बनते हैं, तरह तरह के काम होते हैं, वैसे ही हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो मस्तिष्क है और हमारा जो शरीर है उसमें हर समय क्या बनते रहते हैं? नए कण बनते रहते हैं और जो नष्ट कणों का स्थान लेते रहते हैं। और हड्डियों के बीच भाग में मज्जा में से बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों का निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। हमारी हड्डियों के बीच में भी के भाग मज्जा में भी ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। यानी रक्त कण वहां पर बने रहते हैं। जैसे कारखाने में कोई भी तरह की चीजें, जैसे साइकिल का हो, कोई कार का हो, कोई अन्य किसी पार्ट्स का हो, कारों के पार्ट्स का हो, या किसी भी तरह का, उसमें नई नई तरह की चीजें बनती रहती, उपकरण बनते रहते हैं। वैसे ही हमारे शरीर में भी एक तरह का ये कारखाना ही है जिसमें तरह तरह के रासायनिक कण है, खून है और जो हमारे नए नए कैल्शियम है वो बनते रहते हैं और ख़त्म होते रहते हैं। इसके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। इसके लिए किसकी जरूरत होती है? कारखानों की प्रोटीन की,
कि प्रोटीन मिले, हमारे शरीर को लोह तत्व मिले और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है, कि विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। यानी जिस प्रकार से किसी भी कारखाने में कोई भी माल बनता है तो उसके लिए कच्चे माल की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारे शरीर को चलाने के लिए हमें पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है, विटामिन्स की आवश्यकता होती है और लौह तत्व की आवश्यकता होती है। यदि ये हमारे शरीर में पूर्ण रूप से नहीं होंगे तो हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी, हमारा शरीर है वो कमज़ोर हो जाएगा, थका थका सा महसूस करेगा, अनेक तरह की बीमारियां लग जाएगी। तो इसके लिए वो कह रहे हैं कि अगर हमारे शरीर में का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए हमारे इन कारखानों को वो प्रोटीन की, लोह तत्व की और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। और यह पौष्टिक आहार लेते हो, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये उपयुक्त तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता है तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसकी कमी को एनीमिया कहते हैं। वो कहते हैं कि एनीमिया किससे होता है? एनीमिया जब हम पौष्टिक आहार नहीं लेते हैं तब हमारे एनीमिया हो जाता है। तो वो अनिल पूछ रहा है कि एनीमिया की कमी को दूर कैसे किया जा सकता है? तो यदि हम हरी सब्जी खाए, फल खाए, दूध खाए, अंडा खाए, गोश्त खाए, तो इनमें क्या है? ये तत्व है जो उपयुक्त मात्रा में होते हैं, यानी पौष्टिक आहार होता है। इससे हमारे शरीर को पोषण मिलता है और इनको हम जब खाते हैं, ग्रहण करते हैं, तो हमारे जो शरीर रूपी जो कारखाना है उसको कच्चा माल मिल जाता है और हमारे में ये रक्त कण बन जाते हैं। अगर इन्हें जितना हमारे शरीर को जितने ये दूध, फल, सब्जी, पौष्टिक तत्व जितने भी चाहिए उतना हमारे शरीर को नहीं मिल पाता है तो क्या हो जाता है कि हमारे कारखाना, जो शरीर रूपी जो कारखाना है, उसको आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाएगा और नतीजा क्या होगा कि रक्त कण बन नहीं पाएंगे। इससे हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है और लाल कणों की इन्हीं कमी को हम एनीमिया कहते हैं। कि लाल कण की इन्हीं कमी को हम क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। यानी ऐसे कहते हैं रक्त की कमी हो गई तो इसी को हम एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? तो अनिल पूछता है कि यदि हम संतुलित आहार ले तो इससे लेने से हम क्या एनीमिया से बच सकते हैं? अनिल ने सवाल किया, अनिल ने यह सवाल किया। दीदी बोली हाँ, यह कहना काफी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। तो दीदी बोली हाँ, ये कहना काफी सही होगा कि यदि हम उपयुक्त मात्रा में दूध, फल, सब्जियां, पौष्टिक आहार लेते रहें तो हमारे शरीर में रक्त की कमी नहीं होगी और इससे क्या होगा कि एनीमिया हमें नहीं होगा। तो वो कह रहा है कि एनीमिया के इससे नहीं, एनीमिया और भी बहुत से कारणों से होता है किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार ही है। कि इसमें ये एनीमिया और चीज़ों से भी होता है लेकिन हमारे भारत देश में इसका सबसे बड़ा कारण है वो पौष्टिक आहार की कमी है कि लोगों को पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता, इसलिए एनीमिया की एनीमिया हो जाता है। इसके अलावा इस रोग का एक बड़ा और कारण है कि एनीमिया और भी और कारणों से भी हो सकता है। इसका एक बड़ा कारण यह भी है पेट में कीड़ों का हो जाना, कि हमारे पेट में कीड़े हो जाए तब भी एनीमिया हो जाता है। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थ द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। कि ये हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं और ये कीड़े हैं वो कैसे हो जाते हैं कि ये कीड़े हैं, हम दूषित जल पीते हैं, यानी जो पीने योग्य पानी नहीं है उसका हम सेवन कर लेते हैं और खाद्य पदार्थ द्वारा, खाद्य पदार्थ यानी जो खाने के जो पदार्थ है उनके ये बोलो। द्वारा हमारे शरीर में ये प्रवेश करते हैं और अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। कतई से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए हाँ, कि हमें ये करना अरे चाहिए। हमारा सही पार्ट 6।
अमान अली अपना माइक बंद कर लीजिए बेटा, क्लास डिस्टर्ब होती है। अमान अपना माइक बंद कर लीजिए। कि हमें इससे बचने के लिए क्या आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए पदार्थ ही ग्रहण करें, कि हम जो अपनी पूरी सफाई से बनाए गए हैं और वो साफ सफाई से वो ही पदार्थ हमें ग्रहण करने चाहिए, यानी दूषित खाद्य पदार्थ हमें नहीं खाने चाहिए। कोई भी फल है, सब्जियां हैं, अगर हम बाजार से लाते हैं तो पहले हमें इनको बहुत अच्छी तरह से इनको धोना चाहिए। धो लेने के बाद भी यदि हम उसमें फ्रिज में रखते हैं तो बाद में फ्रिज में रखते हैं, क्योंकि इसमें बहुत से दूषित जो रासायनिक पदार्थ है वो लगे रहते हैं, वो धुल जाते हैं, मिट्टी कण है वो भी लग जाते हैं, तो इनसे धोने से वो साफ हो जाते हैं। और ऐसे ही यदि हम उन्हें बिना धोए और बाजार से लाके ऐसे कैसे फ्रिज में रखती है तो वो जो कीटाणु होते हैं उसमें वो लगे रहते हैं और वो खाने जो हम खाते हैं तो उसके द्वारा हमारे पेट में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे हमारे शरीर है वो अस्वस्थ हो जाता है। अच्छा, इससे बचने के लिए आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह हाथ धो लें, कि यदि हम भोजन कर रहे हैं तो उससे पहले हमें भोजन करने से पहले अच्छे से हाथ धो लेना चाहिए। अच्छे से हाथ क्यों धो लेना चाहिए? क्योंकि हमारे हाथ गंदे होते हैं और हम उन गंदे हाथों से ही भोजन ग्रहण करें तो उन हाथों के द्वारा वो जो हम खाते हैं, जो कुछ भी वो खाद्य पदार्थ हमारे गंदे हाथों से हमारे शरीर में पहुंचते हैं और वह जो खाद्य पदार्थ है, जो खाने का जो पदार्थ है, पीने का है, वो क्या है, दूषित हो जाता है, उसमें कीटाणु लग जाते हैं और वो खाने के द्वारा और पीने के द्वारा हमारे शरीर में चल जाते हैं और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए हमें खाना खाने से पूर्व यानी पहले हाथ धोना चाहिए और साफ पानी ही पिए, और हमें साफ पानी पीना चाहिए। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। कि ये इसमें क्या है कि इन अंडों के एक अनिल एक किस्म के कीड़े भी हैं, कि एक किस्म के कीड़े भी होते हैं जिनके अंडे हैं वो जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं, जो जमीन रहती है उसकी ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। और इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे और इन अंडों से जो उत्पन्न हुए जो लार्वे हैं वो त्वचा के रास्ते हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और आंतों में अपना घर बना लेते हैं, अपनी जो आंतें होती है उसमें अपना घर बना लेते हैं। इसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें, यदि हम शौच करने के लिए जाए तो हमें क्या करना चाहिए? शौचालय का ही प्रयोग करना चाहिए और अब नंगे पैर इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। अब अपना जैसे प्रश्न बनता है कि जो रक्त के पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है? तो हम यहाँ से अंडरलाइन करेंगे, ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं। अब प्रश्न पूछ ये बन रहा है कि हमें इससे कैसे बचना चाहिए। इनसे बचने के लिए आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें और भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी पिएं। यहाँ तक अंडरलाइन करेंगे हम लोग कि पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं। अपना प्रश्न यहाँ से बन रहा है, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो कीड़े क्यों हो जाती है? दूषित जल एवं खाद्य पदार्थ के कारण खाद्य तो हमारा शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इससे बचने के लिए आवश्यक है कि हमें पूरी सफाई से बनाए गए पदार्थ ही ग्रहण करने चाहिए और भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह हाथ धो लेने चाहिए और साफ पानी हमें पीना चाहिए। और इसे क्या करना है? शौच के लिए हमें शौचालय का ही प्रयोग करना चाहिए, इधर उधर नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। आगे पढ़ते हैं दीदी, इसको भी अंडरलाइन करेंगे आप लोग। शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें, इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। यहाँ तक अंडरलाइन करेंगे। आगे देखिए दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफेद कण और बिंबाणु
प्लेटलेट कण भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? दीदी वो अनिल बोलता है कि दीदी आपने यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दी। और फिर वह थोड़ा सा सोच में डूब गया और बोला, आपने बताया कि रक्त में सफेद कण और बिंबाणु होते हैं, बोलो, और प्लेट कण भी होते हैं, शरीर में इनका क्या काम होता है? कि शरीर के जो प्लेटलेट है, सफेद कण और बिंबाणु होते हैं, इनका हमारे शरीर में क्या काम है, उनके बारे में भी जरा मुझे बताइए। तो दीदी बोलती है कि सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणु को भीतर घुसने नहीं देते, भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यो मान लो कि बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। तो दीदी बोली, तो दीदी वो बताती है कि ये सफेद कण होते हैं, ये वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही है। जैसे जैसे सिपाही होता है वो हमारे देश की रक्षा करता है, वो सीमाओं पे तैनात रहते हैं, दुश्मन को हमारे भारत में घुसने नहीं देते, प्रवेश नहीं करने देते हैं। वैसे ही ये शरीर जो सफेद कण होते हैं ये हमारे शरीर के वीर सिपाही के जैसे होते हैं। जब रोगाणु होते हैं और हमारे शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो ये सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। यानी सफेद कण है वो हमारे शरीर पर जो रोग है वो प्रवेश करने की कोशिश करते हैं तो उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणु को भीतर घर नहीं करने देते। कि रोगाणु होते हैं उनको हमारे भीतर है वो घर नहीं करने देते हैं। संक्षेप में ये कह लो कि बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। यानी कोई भी रोग है वो हमारे शरीर पर यदि आक्रमण करना चाहे, हमारा शरीर उस रोग से ग्रसित होना चाहे तो यह क्या करते हैं, ये हमारे शरीर में इस रोगों को घुसने नहीं देते हैं, उनसे हमारी रक्षा करते हैं। और मान लो तो ये कहे कि बहुत से संक्षेप में कहे तो बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। तो ये सफेद कण है, ये हमारे क्या है, शरीर के वीर सिपाही हैं। तो अपना प्रश्न ये भी बन सकता है कि रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा जाता है? तो हम यहाँ से अंडरलाइन करेंगे कि सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु हमारे शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणु को भीतर घर नहीं करने देते हैं। फिर यहाँ से करेंगे, वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। यहाँ तक अंडरलाइन करेंगे कि सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही कि रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है, ये प्रश्न अगर बनता है, अपना प्रश्न बनता है तो उसका उत्तर ये होगा कि ये हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के रोगाणु को भीतर घर नहीं करने देते हैं, उसे रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। तो स्टूडेंट आज हमारा जो पाठ है रक्त और हमारा शरीर, इसके हमने एक भाग का अध्ययन कर लिया है। इसमें से हमारे बहुत से प्रश्न बने हैं। अगर इसमें से आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो किसी को कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकता है। पूछना है किसी को बेटा? नो मैम। इस आप ना चैप्टर नो को मैम। आप चैप्टर को दोबारा पढ़ेंगे और इसमें से मैंने जो प्रश्न बताए हैं उन प्रश्नों को आप रीड करेंगे, चैप्टर के पीछे से प्रश्न देखेंगे, फिर चैप्टर को पढ़ेंगे और इसमें से जो प्रश्न आपको ऐसे लगता है कि इसका उत्तर ये हो सकता है उसको आप ये करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ओके मैम।